मैं यूपी बोर्ड हिंदी चैनल में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ। आइए हम पढ़ते हैं यूपी टेट के लिए वर्ण विचार, जिसका एक वीडियो हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद का वीडियो आज देखते हैं। हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण। तो हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले आते हैं स्वर। स्वर की परिभाषा देखते हैं। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाती है, अर्थात मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं, उन ध्वनियों को स्वर कहते हैं। मतलब स्वरों के उच्चारण में जो हमारे मुख से हवा निकलती है वो बिना बाधा के मुख से बाहर निकल जाती है। हमारे मुख के अंग हैं वो कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं, तो उन ध्वनियों को क्या कहते हैं? स्वर। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आपसे स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आप 11 ही बताएंगे। कौन कौन से? आ ई उ ऋ ए ओ ये 11 स्वर हो गए। ऋ और लिर संस्कृत में थे। ये 2 स्वर हैं, ये हिंदी में नहीं है, इसलिए कहीं कहीं स्वरों की संख्या 13 आ जाती है। अगर 11 ऑप्शन में नहीं हो तो आपको 13 बतानी है। ऋ का वर्तमान उच्चारण री के जैसे होने लगा है। र प्लस ई उच्चारण जो होता है री कहते हैं, तथा इसका उच्चारण करते समय जो हमारी जिह्वा होती है वो मूर्धा को स्पर्श करती है, अतः ये शुद्ध स्वर नहीं है। री का जो उच्चारण होता है वो शुद्ध तरीके से नहीं होता है, री कह देते हैं। आगे देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण रचना, निर्माण या बनावट के आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर। तो रचना, निर्माण, बनावट या संरचना के आधार पर मूल स्वर जो होते हैं, मूल स्वर वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ है, वे मूल स्वर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर होते हैं 4। ये जो 4 स्वर हैं अ ई उ ऋ, इनका निर्माण किसी अन्य के योग से नहीं हुआ है, स्वतंत्र है। अ स्वतंत्र है, ई स्वतंत्र है, उ स्वतंत्र है, ऋ स्वतंत्र है। तो ये 4 हो गए आपके मूल स्वर। अब अगर व्युत्पत्ति के आधार पर देखते हैं, संयुक्त या संधि स्वर, मतलब वे स्वर जो 2 स्वरों के संधि से बने हैं, तो उन्हें कहते हैं संयुक्त या संधि स्वर। जैसे आपको मिलाया तो हमारा दीर्घ आ बन जाता है, ये संधि स्वर है, इसे संयुक्त भी कह सकते हैं। ई और ई को मिलाया तो हमारा दीर्घ ई हो गया। ऐसे उ को मिलाया तो दीर्घ उ, आ और ई को मिलाया तो बन गया ए। ऐसे ही आ और ए को मिलाया तो बना ए। आ और उ को मिलाने से बनता है ओ, और आ प्लस ओ को मिलाने से बनता है ओ। तो ये तो हो गए हमारे संधि या संयुक्त स्वर, और ये जो 4 हैं ये हो गए मूल स्वर। तो हिंदी में मूल स्वरों की संख्या है 4 और संयुक्त या संधि स्वरों की संख्या 7-8। ऐसी सजातीय संयुक्त संधि स्वर, सजातीय उन्हें कहते हैं जो एक ही जाति के होते हैं। सजातीय संयुक्त संधि स्वर स्वरों की संधि से बने हैं। जैसे आ ई उ, ये आ जो है अपनी ही जाति के 2 आ से बना है, आ प्लस। ऐसे ई और ई के योग से ई बन गया, तो ये हो गए 3 सजातीय। और इधर देखते हैं विजातीय संयुक्त संधि स्वर, ए ओ औ, ये चारों हैं अलग अलग स्वरों से बने हैं, अपनी जाति के स्वर से नहीं बने हैं। ये जो ए है आ प्लस ई से ए बना है,
आ और ए से ए बना है, आ और ऊ से बना है ओ, आ और ओ से बना है और। तो ये हो गए 4 विजातीय और ये जो 3 स्वर हैं ये है सजातीय। आगे बढ़ते हैं। ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो ओठों की आकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर होते हैं, वृत्तामुखी या गोलाकार भी इन्हें कहते हैं, या वर्तुल स्वर भी इन्हें कहते हैं। तो जिन स्वरों को बोलने से या वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं, अर्थात वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं, वो होते हैं वृत्ताकार या वृत्तमुखी या गोलाकार या वर्तुल स्वर। ये कौन से स्वर हैं? ऊ को बोल के देखते हैं तो हमारे जो होठ हैं वो वृत्त के आकार के गोल हो जाते हैं, ऊ, ओ, औ। तो ये 4 हो गए हमारे वृत्तमुखी स्वर। ऐसे आवृत्ताकार में देखते हैं, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं होते हैं अपितु फैल जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? आवृत्ताकार। तो आवृत्ताकार है आ, ई, ए। ये हो गए आवृत्ताकार। जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर, जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। अग्रस्वर। तो अग्रस्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग प्रयुक्त होता है। हमारी जो जिह्वा है उसके आगे का भाग स्पर्श होता है, वो होते हैं अग्रस्वर। ई, री, ए, ये हो गए अग्रस्वर। मध्य स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं मध्य स्वर। तो मध्य स्वर की संख्या 1 ही है। आ जो है वो मध्य स्वर है, ई, ए मतलब अग्रस्वर है। अब ऐसे ही आ गए पश्च स्वर। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अंतिम भाग प्रयुक्त होता है, मतलब पीछे का भाग, उसे कहते हैं पश्च स्वर। तो पश्च स्वर में आते हैं बड़ा ऊ, ओ और औ। जो अंग्रेजी में प्रयुक्त होता है, जैसे डॉक्टर औ प्रयुक्त होता है, वो भी पश्च स्वर है। इसे आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। आओ उल्लू पीछे पीछे, आको छोड़ो बीचे बीचे। तो आओ उल्लू पीछे पीछे मतलब आ और दोनों ऊ, आओ, ओ और औ, और उल्लू माने ऊ, ये तो पश्च स्वर हो गए। आको छोड़ो बीचे बीचे, ये मध्य स्वर हो गया। आओ उल्लू पीछे पीछे, आको छोड़ो बीचे बीचे, और बाकी जो बचे वो हमारे अग्रस्वर हैं। तो इसे इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर, अब देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो कंठ से कौन से स्वर बोले जाते हैं? दोनों आ, ये काय से बोले जाते हैं? कंठ से। बाकी व्यंजन भी देख लेते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा, ये भी कंठ से बोले जाते हैं। हा और विसर्ग, इसके लिए मैंने पहले वीडियो में सूत्रों के माध्यम से आपको उच्चारण स्थान याद कराए थे। इसका सूत्र होता है अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा। तो आ का वर्ग और हा विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। दूसरा देखते हैं तालु। तालु में 2 स्वर आते हैं, ई, ए, और व्यंजन आते हैं च वर्ग, च, छ, ज, झ, या और श। ये तालु से बोले जाते हैं, तालव्य व्यंजन है। इसका सूत्र है इचु यशा नाम तालु। अगला है मूर्धा। तो मूर्धा से रेल स्वर बोला जाता है और व्यंजन बोले जाता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा और रा और षटकोण वाला शा, ये सब मूर्धन्य होते हैं। इसका सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा।
अगला है दंत। तो दंत से स्वर कोई भी नहीं बोला जाता है। व्यंजन बोले जाते हैं तवर्ग, ता था दा धा न और ये छोटा श, ये दंत हैं। अगला है ओष्ठ। ओष्ठ में 2 स्वर बोले जाते हैं, दोनों उ। और पवर्ग बोला जाता है फ फ व भ म, ये हैं ओष्ठ। अब देखते हैं नासिका से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं। पंचमाक्षर और अंग। अंग और पंचमाक्षर जो होते हैं वो नासिक व्यंजन कहलाते हैं। इसका सूत्र है गणना नाम नासिका, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अगला कंठ तालु। इससे केवल 2 स्वर बोले जाते हैं, ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। इसका सूत्र है ए दै तो कंठ तालु। अगला सूत्र है उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ। तो इससे 2 स्वर बोले जाते हैं ओ और ओ बोले जाते हैं कंठोष्ठ से। इसका सूत्र है ओ दो तो कंठोष्ठ। अगला है दंतोष्ठ। दांत प्लस ओष्ठ से बोला जाता है वकारस्य दंतोष्ठम। तो ये हमारा दोबारा से उच्चारण स्थान का रिवीजन हो गया। आप सूत्रों को याद कर लें पीछे की वीडियो को देखकर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद, कंठ स्वर होते हैं, तालव्य स्वर होते हैं, मूर्धन्य स्वर होते हैं, ओष्ठ स्वर होते हैं, कंठ तालव्य स्वर होते हैं और कंठोष्ठ स्वर होते हैं। कंठ स्वर में आ आते हैं, तालव्य में ई और मूर्धन्य में केवल रेर आता है, ओष्ठ स्वर में उ आते हैं और कंठ तालव्य स्वर में ए और कंठोष्ठ में ओ। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद 6 प्रकार के हो गए। वैसे मूल उच्चारण स्थान 9 ही होते हैं। तो इससे आगे का वर्गीकरण देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।